हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का लॉज ऑफ मोशन चैप्टर और उसकी बैक एक्सरसाइज। तो अपना कॉपी एंड पेन साथ में रखिए और नोट डाउन करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, तो हमें क्या दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, देखिए जरा। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन। तो हमारे पास कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, तो उनके लिए हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पता करना है। ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन है हमारे पास ए ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद ए कांस्टेंट स्पीड। अब देखिए हमारे पास एक ड्रॉप है वाटर की, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे आ रही है। कांस्टेंट स्पीड मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स किसके इक्वल होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो फिर इसी हिसाब से हमारा जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा और जो फोर्स है वो भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर डायरेक्शन की बात करें तो वो ऑब्वियस ही है कि वो डाउनवर्ड ही होगी डायरेक्शन। ठीक है, चलिए चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर। ठीक है, एक कॉर्क है जो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इस केस में क्या होगा? द वेट ऑफ कॉर्क एक्टिंग। जो भी हमारे पास कॉर्क है वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है, लेट अस सपोज यहाँ पे फ्लोट कर रहा है। ठीक है, अब उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी इन टर्म्स ऑफ वेट, है ना, वो तो नीचे की तरफ ही करेगी। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, अब ये जो फ्लोट कर रहा है हमारे पास कॉर्क, ना तो ये नीचे की तरफ जा रहा है और ना ही ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये बैलेंस है। तो बैलेंस किस टर्म में हुआ? देखिए जरा, नीचे की तरफ एक्ट कर रही है उसका वेट और ऊपर की तरफ कौन एक्ट कर रहा है? बायंट फोर्स। तो उस हिसाब से ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से जो फोर्स एक्ट होगी वो क्या होगी? बैलेंस्ड होगी। इस हिसाब से हमारी फोर्स कितनी आ जाएगी? जीरो। सो हेंस नो फोर्स एक्टिंग ऑन दी फ्लोटिंग कॉर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ये यहाँ पे इसका है। ठीक है, चलिए देखिए। ए काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन दी स्काई। ठीक है, एक काइट है वो हवा में ऐसे ही एक जगह पे स्टिल है ना, ऐसे होता है ना। तो एक जगह पे टिक गई है काइट, एक जगह पे टिक गई है हमारी काइट। ठीक है, तो देखिए काइट अगर स्टेशनरी है स्काई में तो उसके ऊपर क्या हो रहा है? स्टेशनरी बॉडी है, तो कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही काइट के ऊपर। ठीक है, कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही। हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है मोशन में रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे। अब बॉडी रेस्ट पे है, काइट रेस्ट पे है ना। इसका मतलब क्या है कि वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखिए। ए कार मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए अगर वेलोसिटी देती तो ठीक है, साथ में इन्होंने वर्ड यूज किया कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वेलोसिटी है तो क्या मतलब हुआ? एक्सेलरेशन क्या होगी इसकी? जीरो। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स क्या होगी? वो भी जीरो होगी। ठीक है, हेंस नो फोर्स एक्टिंग ऑन द कार मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन द स्पेस far from all material objects and free of electric and magnetic field। ठीक है, तो एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है स्पेस में,
इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर, मैग्नेटिक फील्ड से दूर, ठीक है। ओके, अब देखिए जरा, ये जो इलेक्ट्रॉन है बहुत दूर है कहीं स्पेस में, ना इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है, ना मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये किसी के इम्पैक्ट में नहीं है, किसी भी फोर्स के इम्पैक्ट में नहीं है। तो इस हिसाब से इसके ऊपर भी कोई फोर्स नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये किसी के इम्पैक्ट में है ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में जाए तो इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल एंड रिपेल बाय नेगेटिव टर्मिनल, या नेगेटिव प्लेट बोल सकते हैं, है ना। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में भी ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना, वो आप +2 क्लास में आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगने वाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेबल ऑफ मास 0.05 kg is thrown vertically upward, give direction and magnitude of net force on the pebble, ठीक है। एक पेबल है, हमने उसको क्या किया, ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, उसका मास दे रखा है हमें, ठीक है। हमें क्या बताना है, नेट फोर्स, उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी एक्ट करे। देखिए, अगर पेबल ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ आए, तो उसके ऊपर हमेशा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ ही लगेगी, है ना, नीचे की तरफ ही लगेगी। उसका जो मास है वो भी नीचे की तरफ अपना कंट्रीब्यूशन देगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस में देखिए जरा, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, जब वो ऊपर जा रहा है तब भी उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से उसका जो मास, सॉरी, जो फॉर्मूला होना चाहिए F इजिकल टू ma, तो वो कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने यहाँ पे 10 कंसिडर कर लिए फॉर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा आपके पास, 0.50 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्शन किस तरफ एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन, जब डाउनवर्ड अपवर्ड मोशन था तब इतनी फोर्स लगी डाउनवर्ड डायरेक्शन, अब जब वो नीचे की तरफ आ रहा है ना, तब तब भी उतनी फोर्स ही लगेगी, कुछ चेंज थोड़ा हुआ है, सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेम मास, अब उसकी डायरेक्शन ऑफिशियली डाउनवर्ड हो जाएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए जरा, एट द हाईएस्ट पॉइंट वेयर इट इज मोमेंट्री एट रेस्ट, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा, वो देखिए जरा, अगर पेबल को हमने थ्रो किया था तो इस पॉइंट पे जाके वो रुकेगा, उसके बाद नीचे आ जाएगा, ऐसे होगा। तो उस पॉइंट पे बोल रहे हैं कि उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, तो सेम फोर्स लगेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे की तरफ एक्ट करेगी ना, तो इस केस में भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेम, ठीक है, 0.50 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और पूछा गया है, देखिए जरा, एक और क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए जरा यहाँ, डू योर आंसर change if pebble was thrown at an angle 45 degree with horizontal direction, ignore air resistance, ठीक है। देखिए, अगर पेबल को ऐसे ना फेंक कर ऐसे फेंका गया था 40 डिग्री के एंगल, जैसे जेवलिन फेंकते ना 45 डिग्री के एंगल से ऐसे पेबल को थ्रो किया गया, तब क्या होगा, मतलब इस हिसाब से ऐसे पेबल को थ्रो किया गया 45 डिग्री के एंगल के साथ, ठीक है। तब बोल रहे हैं कि कितनी फोर्स लगेगी, चेंज थोड़ा कुछ हुआ, अब भी उतनी फोर्स ही लगेगी, सेम टू सेम, ठीक है। इफ द पेबल वाज थ्रोन विद एन एंगल 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इसके ऊपर एक्ट करेगी नीचे की तरफ ही, ठीक है। तो सेम टू सेम उतनी ही फोर्स इस पे लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इन सभी केसेस में जो फोर्स लगी पेबल के ऊपर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ओके नेक्स्ट देखिए जरा, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स acting on a stone of mass
0.1 kg। ठीक है, तो अभी हमने वही चीजें निकालनी है, मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी है एक स्टोन के ऊपर जिसका मास हमें दे रखा है 0.1 kg। ठीक है, ओके देखिएगा, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए विंडो ऑफ ए स्टेशनरी ट्रेन। ठीक है, एक ट्रेन है, ट्रेन रेस्ट पे है, उसकी विंडो से स्टोन को ऐसे फेंका गया। ठीक है, तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी और कितना सॉरी कौन सी डायरेक्शन होगी, जल्दी से आंसर करिए इसका। ठीक है, तो देखिए हो क्या रहा है, मास दे रखा है हमें। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो उस हिसाब से देखिए जरा यहाँ पे F इजिकल टू एम जी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 न्यूटन की फोर्स लगेगी उसके ऊपर जब स्टेशनरी ट्रेन की विंडो से उसको ऐसे फेंका गया। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड का सेकंड पार्ट, जस्ट आफ्टर इट ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ट्रेन from the window of train running at constant velocity of 36 किलोमीटर पर आवर। अब जरा देखिए, कांस्टेंट वर्ड फिर यूज किया इन्होंने, है ना। देखिए जब जब कांस्टेंट यूज करेंगे आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, नो एक्सटर्नल एक्सेलरेशन इज एक्टिंग ऑन इट, है ना। तो देखिए जरा, अगर एक्सेलरेशन, अच्छा ये वो वाली एक्सेलरेशन नहीं है जो इस तरफ ट्रेन मूव कर रही है ना 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, अब ट्रेन की विंडो से वही स्टोन को दोबारा फेंका गया। अब अगर ट्रेन की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस तरफ एक्सेलरेशन कोई भी एक्ट नहीं करेगी, वो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही थी वो तो लगनी ही है ना। तो उस हिसाब से अगेन यही वाला फॉर्मूला लगेगा, F इजिकल टू एम में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने 10 कंसिडर करी है, मास हमारा वही रहेगा 0 पॉइंट, सॉरी ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो उस केस में भी, सेकेंड केस में भी यही हमारे पास आ जाएगा 0.1 kg मतलब मास इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, तो 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है, चलिए सी पार्ट पे आ जाइए, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ट्रेन एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड। अब जरा देखिए, अब उसी ट्रेन से दोबारा फेंका गया है इसको, अब ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब देखिए जरा, अगर एक्सेलरेट बॉडी कर भी रही है इस डायरेक्शन में, है ना, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, क्या वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, है ना, क्या वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। उसके लिए हमें देखना होगा ये जो फोर्स है ये किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है, एक तो कर रही है मास पे, दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, है ना। तो अगर इस तरफ एक्सेलरेशन है तो क्या वो चीजें इस मोशन पे इंपैक्ट करेंगी, नहीं करेंगी। ठीक है, तो इंपैक्ट नहीं करेंगी। सो नेट फोर्स इज गिवन बाय F इजिकल टू एम जी, तो उस हिसाब से हमारा क्या आ जाएगा, 1 न्यूटन आ जाएगा फोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छी सिचुएशन ले रखी है इन्होंने। क्या है, लेइंग ऑन द फ्लोर ऑफ ए ट्रेन विच इज एक्सेलरेटिंग with 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द स्टोन बीइंग इज रेस्ट रिलेटिव टू द ट्रेन। अब क्या हो रहा है, बार बार स्टोन नीचे फेंक के थक गए हैं, अब क्या किया, स्टोन को ट्रेन के फ्लोर के ऊपर रख दिया। ठीक है, अब स्टोन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, सॉरी ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है इस डायरेक्शन में, साथ ही जो स्टोन है वो भी इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा होगा, है ना। ट्रेन के अंदर ही स्टोन पड़ा है ना, तो स्टोन भी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है।
अब जरा देखिए, नीचे की तरफ अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो वो यहाँ पे अब नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वो रेस्ट पे पड़ा है स्टोन यहाँ पे। अब इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगर करेगी तो जो सरफेस है वो भी इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे, है ना। तो फिर हमें ये वाली एक्सेलरेशन यूज करनी होगी, ठीक है। तो F किसके इक्वल होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास हमारा है 0.1 kg और इस तरफ एक्सेलरेशन कितनी है? 1 है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा क्या आ जाएगा? 0.1 न्यूटन। होपफुली आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग of length L is connected to a particle of mass M and the other to the small peg on the smooth horizontal table. If the particle moves in a circular speed v, the net force on the particle directed towards center is. अब देखिए जरा, ये क्या कह रहे हैं कि वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड टू द पार्टिकल ऑफ मास M। हमारे पास यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास है M, ठीक है। उसके साथ एक स्ट्रिंग अटैच कर दिए और स्ट्रिंग अटैच करने के बाद उसको किसी टेबल के ऊपर रखा हमने, ठीक है। टेबल के ऊपर रखा इसको, ठीक है। अब इस जो हमारे पास पार्टिकल है इसको ठीक है, इस पार्टिकल को अब इस सेंटर के एक्सिस में ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जब रोटेट कर रहे हैं, पूछा गया है इसमें कितनी एक्सेलरेशन, सॉरी क्या पूछा गया है, हाँ, इसमें कितनी नेट फोर्स लगेगी। अब देखिए यहाँ पे जो नेट फोर्स लगेगी वो लगेगी टुवर्ड्स सेंटर की तरफ, कौन सी? सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। तो लेकिन वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी? जो टेंशन होगी स्ट्रिंग में, है ना। तो टेंशन फोर्स होगी mv² अपॉन, सॉरी सेंट्रीपिटल होगी mv² अपॉन r, और वो किसके इक्वल होगी? टेंशन फोर्स के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ऑप्शन आ जाएगी क्या? टेंशन, ठीक है। तो टेंशन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नीट में पूछा गया था 2017 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। ए कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। रिटार्डिंग फोर्स मतलब कि ऐसी फोर्स जो धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। A constant retarding force of 50 Newton is applied to a body of mass 20 kg, moving initially with a speed of 15 meter per second. How long does the body takes to stop? ठीक है, चलिए देखिए जरा, एक 20 kg की हमारे पास बॉडी है, ठीक है। उसके ऊपर एक कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स लग रही है, कितनी लग रही है? 50 न्यूटन की रिटार्डिंग फोर्स है, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मोशन को अपोज करने वाली फोर्स है। ओके, मूविंग इनिशियली विद द स्पीड ऑफ, कितनी? इनिशियल वेलोसिटी भी दी रखी है हमें, विच इज 15 मीटर पर सेकेंड। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है देखो जरा, क्योंकि बॉडी रुकेगी ना, इन्होंने यही पूछा कि हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक्स टू स्टॉप। उन्होंने टाइम पूछा है कि कितना टाइम लेगी बॉडी स्टॉप होने में। अगर बॉडी इनिशियली मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकेंड के साथ, तो ये हो जाएगी उसकी इनिशियल, फाइनल कितनी हो जाएगी उसकी? 0 हो जाएगी, क्योंकि रुकेगी तो सही ना, ठीक है। चलिए, तो हमें क्या निकालना है? हमें टाइम निकालना है, ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, सबसे सिंपल वाला, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस AT। यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पे? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कहाँ से निकलेगी?
इन दोनों को यूज करके, क्योंकि फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। फोर्स की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, -50, और मास कितना है 20, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो ये हमारी एक्सेलरेशन आ गई। बस अब वैल्यूज पुट करनी है। v हमारा कितना है, 0 है। u कितना है, 15 है। एक्सेलरेशन कितनी आई हमारी, 2.5 आई। ठीक है, और साथ में t। ठीक है, यहाँ पे t को सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो t को एक साइड पे ले जाइए, मतलब 2.5t इक्वल्स टू 15, और t कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 डिवाइडेड बाय 2.5। तो इनको डिवाइड करो, कितना आ गया हमारे पास, 6। तो टाइम लगेगा हमारे पास 6 सेकेंड बॉडी को रुकने के लिए। ठीक है, यहां पे भी निकाल रखा है। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 3 kg changes its speed from 2 meter per second to 3.5 मीटर पर सेकेंड इन 25 सेकेंड। ठीक है, एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो बॉडी का मास ये रखा है कितना, 3 kg। उसकी स्पीड चेंज होगी इससे, है ना। तो पहले स्पीड थी कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड, बाद में कितनी हो गई, 3.5 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में, 25 सेकेंड में। ठीक है, ओके। द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमें फोर्स निकालनी है, सिंपल सी बात है ना। तो अगर हमें फोर्स निकालनी है तो फोर्स के लिए हमें कोई फॉर्मूला पता है, बिल्कुल, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन चाहिए, मास तो पता है, तो एक्सेलरेशन यहां से निकाल लेते हैं, है ना। तो एक्सेलरेशन निकालने क्या क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, v माइनस यू अपॉन टी। ये वही वाला फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, वहां पे ए को सब्जेक्ट बनाया गया बस। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू v कितना है हमारा, 3.5, u कितना है, 2 है, और टाइम कितना है, 25 सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया ऊपर 1.5 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारी जो एक्सेलरेशन बनेगी वो बनेगी 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस इसको यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू को। ठीक है, और आ जाएगा हमारा फोर्स। तो मास कितना है हमारा, 3 kg, तो 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 18 डिवाइडेड बाय 100। तो फोर्स कितना आ जाएगा हमारा, 0.18 न्यूटन। ठीक है, तो इतनी फोर्स हमारी लगेगी। ठीक है, और डायरेक्शन भी पूछा है। तो डायरेक्शन देखिए, उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि द डायरेक्शन ऑफ बॉडी रिमेन अनचेंज, मोशन अनचेंज। तो जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे ये विशेष। चलिए नेक्स्ट देखिए उसके बाद। ओके, तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। चलिए क्या दे रखा है, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg। ठीक है,
ए बॉडी ऑफ मास 5 kg is acted upon by two perpendicular forces 8 Newton and 6 Newton. Give the magnitude and direction of acceleration of the body. ठीक है, देखो यहाँ पे भी कंसिडर है वैसे तो, चलो मैं दोबारा से यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक मास है, बॉडी है ना, उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक तो कर रही है 8 न्यूटन की और दूसरी कर रही है कितनी, 6 न्यूटन की। तो ये दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उसके ऊपर, ठीक है, 8 न्यूटन की एंड 6 न्यूटन की। दोनों परपेंडिकुलर है, लिखा है यहाँ, है ना। तो हमें क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो सबसे पहले इन दोनों की हमें नेट फोर्स निकालनी होगी, बिकॉज वेक्टर्स में हमने पढ़ा था कि एक फोर्स इस तरफ एक्ट कर रही है, दूसरी इस तरफ कर रही है। तो नेट फोर्स क्या होगी, उनका रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये होगा उनका रिजल्टेंट, जो नेट फोर्स आएगा वो कैसे निकालनी है। एक सिंपल सा फॉर्मूला हमने निकाला था रिजल्टेंट फोर्स का, विच इज ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए जरा क्या होगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 8 इंटू 6 और साथ में cos 90, बिकॉज इनके बीच में एंगल कितना है 90। तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो फिर रिजल्टेंट फोर्स हमारी क्या बचेगी, वो बचेगी 64 प्लस 36, तो अंडर रूट ऑफ 100, तो ये बन जाएगा 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन की रिजल्टेंट फोर्स उनके ऊपर एक्ट कर रही है। हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। पहले हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। तो हमें पता है कि एफ आर जो है वो किसके इक्वल होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जो आर है आप कंसिडर ना करो, मैंने तो सिर्फ रिजल्टेंट शो करने के लिए लिखा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमें निकालनी है, एफ कितना है हमारा 10 और मास कितना है बॉडी का 5। इनको कट कर दो, तो एक्सेलरेशन हमारी आ गई कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। तो जब वेक्टर्स में डायरेक्शन फाइंड करते थे, आपको याद होगा हमेशा tan के साथ डायरेक्शन फाइंड करते थे, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, डायरेक्शन के लिए हमेशा हम tan थीटा की हेल्प लेते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, यहाँ पे एक इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर देंगे। अगर ये एंगल को थीटा कंसिडर करें तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो ये कितना है, ये है 6 न्यूटन का, और बेस कितना हो जाएगा 6/8, ठीक है, ओके। और यहाँ पे अगर थीटा की बात करें तो वो आ जाएगा tan इनवर्स 6/8। अगर इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारी जो वैल्यू आ जाएगी, इट इज अप्रोक्सीमेटली 36.87 डिग्री, ठीक है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ड्राइवर ऑफ ए 3-wheeler is moving with a speed of 36 km per hour, sees a child standing in the middle of the road and bring his vehicle to rest in 4 seconds, just in time to save the child. What is the average retarding force on vehicle? The mass of 3-wheeler is 400 and the mass of driver is 65 kg. ओके, देखिए तो क्या है क्वेश्चन में कि एक 3-wheeler का ड्राइवर है, वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। आगे देखा बच्चा आ गया तो ब्रेक सप्लाई कर दी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे पूछा क्या गया है कि एवरेज रिटार्डिंग फोर्स क्या है व्हीकल की, ठीक है। कोई बात नहीं, कर लेते हैं फाइन, ठीक है। तो हमें फोर्स निकालनी है, ओके। तो क्या क्या गिवन है, सबसे पहले देखिए 3-wheeler की स्पीड दे रखी है हमें, कितनी इनिशियल स्पीड होगी 36 किलोमीटर
पर आवर। अगर ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे इसको, 36 इंटू 5/18, ठीक है, डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए, ब्रेक लगा दी है जस्ट ऑन टाइम, ठीक है, तो फिर फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। टाइम कितना लिया, 4 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, मास भी दे रखे हैं हमें, तो मास दोनों का यहाँ पे ऐड होगा, 3 व्हीलर का और साथ में ड्राइवर का भी, तो ये ऐड करने के बाद हो जाएगा ये 465 kg। ओके, हमें निकालना क्या है, फोर्स निकालनी है, ठीक है। तो फोर्स निकालने से एज यू नो कि फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फोर्स निकालने के लिए उससे पहले एक्सेलरेशन चाहिए हमें, तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। v हमारे पास कितनी है, 0, u कितना है 10 और टाइम कितना है 4 सेकेंड, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे 10/4 और ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये माइनस साइन यहाँ पे क्यों है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो रिटार्डिंग में है, रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन की बजाय क्या है, रिटार्डेशन है, ठीक है। चलिए, तो ये एक्सेलरेशन आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है फोर्स, ठीक है। तो फोर्स के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास कितना है हमारा, देखो जरा, 465, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 2.5 के साथ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा -1162.5 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे जो माइनस साइन इंडिकेट हो रहा है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन को, कि 3 व्हीलर मूव कर रहा था और जो ब्रेक्स अप्लाई करी वो क्यों अप्लाई करी, उसके मोशन को रोकने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, ए रॉकेट इज a rocket with lift of mass to 20,000 kg is blasted upward with an initial acceleration of 5 meter per second. Calculate the initial thrust. चलिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, विद एक्सेलरेशन कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ में उसका मास दे रखा है, ठीक है। ओके, तो देखिए, जब भी कोई चीज ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करती है तो मैंने आपको बताया था, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगता है, उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं mg प्लस ma, ठीक है। और जब कोई बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेट करती है तो यहाँ प्लस की जगह माइनस, ठीक है। तो वही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, तो F इजिकल टू m, यहां से m कॉमन निकाल रहा हूं मैं, और ये क्या आ जाएगा, g प्लस ए, ठीक है। ओके, तो मास कितना है हमारा, 20,000 kg, g की वैल्यू 10 कंसीडर कर लो, एक्सेलरेशन कितनी है, 5 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, F इजिकल टू 15 टू 30, और साथ में ये जीरोस ऐड कर दो, ठीक है। तो यही आ जाएगी हमारे पास फोर्स, मतलब 3 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, एक बॉडी ऑफ मास 0.40 kg इनिशियली मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे डायरेक्शन ड्रॉ कर लो पहले, ईस्ट वेस्ट,
नॉर्थ साउथ, ठीक है। बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है विथ 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए उसके बाद क्या, इट इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन टुवर्ड्स साउथ। अब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही थी, 8 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करी नीचे की तरफ, साउथ डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। तो मतलब कि हमें फोर्स दे रखा है, कितना दे रखा है, -8 न्यूटन, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन, कि जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो फोर्स है कितने सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए अप्लाई करी। मतलब यहां से बॉडी इस तरफ जा रही थी तो ऊपर से फोर्स अप्लाई करनी शुरू की बॉडी के ऊपर 30 सेकंड के लिए, कितनी, 8 न्यूटन की, ठीक है। ओके, टेक द इंस्टेंट ऑफ द फोर्सेस अप्लाई टू बी, जिस टाइम पे फोर्स अप्लाई करी उस टाइम को हम t इज इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे, और उस टाइम बॉडी की पोजीशन जो है वो भी 0 कंसिडर करेंगे, ठीक है। प्रेडिक्ट द पोजीशन एट t इज इक्वल टू -5, 25 एंड 100। देखिए अब हम बात कर रहे हैं कि हमने मोशन स्टार्ट करना है t इज इक्वल टू 0 से, तो t इज इक्वल टू -5 क्या है, इस टाइम पे तो बॉडी के ऊपर फोर्स लगी भी नहीं थी और ना ही उस टाइम कोई एक्सेलरेशन थी, बिकॉज बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी ऊपर की तरफ, है ना। तो चलो, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मास हमें दे रखा है, फोर्स कितनी है, F इज इक्वल टू ma, है ना। तो फोर्स हमारे पास है -8, मास दे रखा है 0.40 a, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, कट करो 0 से 0, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई कितनी, -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो ये एक्सेलरेशन हमारे पास आ चुकी है। अब सिचुएशन पे चलते हैं, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे क्या फाइंड करना है, पोजीशन, है ना। तो मतलब t इज इक्वल टू -5 सेकेंड पे हम निकाल लेंगे पोजीशन, विच इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। चलिए इनिशियल वेलोसिटी थी हमारे पास कितनी, 10, टाइम कितना हम कंसिडर कर रहे हैं, -5, एक्सेलरेशन 0 है, इस वजह से ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0। चलिए तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गई कितनी, 50 मीटर, ठीक है। ओके, अब चलते हैं t इज इक्वल टू 25 पे। चलिए तो इसके लिए भी सेम वैसे ही, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। तो u हमारे पास 10 है, t हो गया हमारा 25, हाफ a की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में आई थी तो नेगेटिव यहाँ पे लगा देते हैं, कितना था, -20, तो 20 और t था 25, तो ये हो गया 625, ठीक है। कट कर दो इसको, कितना आ गया, 10। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी आ गई यहाँ से 250 माइनस 6250, ठीक है। अब यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट हमारी आएगी वो कितनी आएगी, 6000 मीटर, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट हमारी है, अब इसको 6 किलोमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं 100 सेकेंड के लिए। अब देखो 100 सेकेंड तो हमारे पास है नहीं, हमें तो इतना पता है कि फोर्स अप्लाई करी फॉर 30 सेकेंड, 30 सेकेंड की कहानी पता है, उसके बाद तो पता ही नहीं कि बॉडी कैसे मूव कर रही है कैसे नहीं, है ना। तो पहले 30 के लिए फाइंड करते हैं, फिर देखो फॉर, ऐसा करेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेंगे पहले 30 सेकेंड के लिए, उसके बाद नेक्स्ट 70 सेकेंड के लिए, ठीक है। फॉर 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, कैसे, वही फॉर्मूला, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, 10, टाइम हो गया हमारा 30 माइनस हाफ ऑफ, एक्सेलरेशन हमारी थी 20 इंटू 900, ठीक है, 30 का स्क्वायर,
इसको अगेन कट करो, 10 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो s यहाँ पे आ गया हमारे पास 300 माइनस 9000। ठीक है, तो ये बना -87 मीटर या 8.7 किलोमीटर। ठीक है, ओके। अब देखिए जरा यहाँ पे सिचुएशन क्या आएगी, हमें निकालना है फॉर t इज इक्वल टू नेक्स्ट 70 सेकेंड के लिए। अब 70 सेकेंड के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, है ना, यही यूज करेंगे। देखो अब ना तो u पता है ना, ना तो u पता है। अब u कैसे पता करेंगे फिर, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसकी वेलोसिटी निकाल लेते कि 30 सेकेंड पे जो वेलोसिटी खत्म हुई वही वेलोसिटी उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी होगी नेक्स्ट वाले 70 की, है ना। तो देखिए हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी फॉर 30 सेकेंड, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास, है ना। तो वैल्यूज को पुट करो, v u हमारे पास था कितना 10, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन है हमारे पास -20 और टाइम कितना है 30। ठीक है, तो यहां से जो वेलोसिटी आ जाएगी दैट विल बी 590 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो 30th सेकेंड पे वेलोसिटी थी दैट विल कंटिन्यू फॉर 70 सेकेंड्स, जो अगले 70 सेकेंड, है ना। चलिए, तो अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन फॉर 70 सेकेंड। ठीक है, चलिए, तो फॉर्मूला वही s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बोल रहे हैं कि 30th सेकेंड पे जो वेलोसिटी थी दैट विल कंटिन्यू, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये टर्म यहाँ से 0 हो जाएगी और s हमारा कितना आ जाएगा, u था हमारे पास 10 और ये बन गया हमारा, सॉरी 10 नहीं था, चेंज हो गया, u अब हो चुका है हमारा कितना 590। ठीक है, और टाइम कितना है 70। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितनी 4130। ठीक है, ये भी माइनस में आ जाएगी। चलिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ चुकी है। अब देखिए, एक ये डिस्प्लेसमेंट थी और एक ये डिस्प्लेसमेंट है। 100 के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी, पहले 30 सेकंड के लिए ये होगी, नेक्स्ट वाले 70 के लिए ये होगी। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करेंगे, लेट अस सपोज इसको S1 मान लेते हैं, इसको S2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये S1 प्लस S2 अगर करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा -8700 प्लस 41300, तो ये हो जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 50,000। ठीक है, तो मतलब ये हो जाएगा हमारा 50 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and accelerate uniformly at 2 meter per second square. At t is equal to 10 second, a stone is dropped by a person standing on the bus or standing on the truck, और ट्रक की हाइट दे रखी है हमें 6 मीटर। अच्छा, क्या पूछा है हमने, व्हाट आर द वेलोसिटी
और दूसरा पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट t इज इक्वल टू 0। अब जरा सिचुएशन को समझिए कि एक ट्रक है, ठीक है, ट्रक के ऊपर से t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे, है ना, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, वो पर्सन एक स्टोन को गिराता है नीचे, ठीक है, और ट्रक मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हमें यहाँ पे निकालनी है वेलोसिटी। अब यहाँ पे वेलोसिटी दो तरह की है, एक इस डायरेक्शन में और एक नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम दोनों फाइंड करेंगे वेलोसिटीज। चलिए सबसे पहले देखिए, वेलोसिटी टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टली ट्रक मूव कर रहा था ना, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालते हैं। अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ओके, तो हम पहले 10 सेकंड के लिए वेलोसिटी निकाल रहे हैं। 10 सेकंड तक इसी डायरेक्शन में जा रहा था स्टोन भी और ट्रक भी, है ना। चलिए, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी, ठीक है। ओके, vx डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है हमारी 0, एक्सेलरेशन कितनी है दे रखी है हमें 2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड, ठीक है, टाइम दे रखा है हमें 10। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये कब था, ये था 0 से 10 सेकेंड तक, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं फ्रॉम 10 टू 11 सेकेंड, ठीक है। इस दरमियान क्या हुआ, ठीक है। ओके, अब हमने स्टोन को नीचे फेंक दिया 10 सेकेंड पे, है ना, तो वर्टिकल वेलोसिटी निकाल लो, तो वी वाई इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे जो ए होगा वो काउंट होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ए है वो कौन सा काउंट होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, 10 इंटू 1 विच इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, अब होगा क्या, एक्स डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी है कितनी 20, और ऊपर की डायरेक्शन में कंसिडर कर लो या नीचे की डायरेक्शन में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स डायरेक्शन में 20 थी, नीचे की डायरेक्शन में कितनी है 10, है ना। अब इनका हमें निकालना है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये बना 100 प्लस 400, ठीक है। तो ये बना अंडर रूट ऑफ 500। अगर इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 22.36, ठीक है, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हमारी वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये वेलोसिटी आ जाएगी हमारी, ठीक है। ओके, अब और क्या हमें फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन की वेलोसिटी फाइंड कर ली, अब एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए जरा 11th सेकेंड में बॉडी किस तरफ थी, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन इज 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। 11 सेकेंड में स्टोन नीचे की तरफ आ रहा था ऐसे, तो उस पर एक्सेलरेशन कितनी लग रही थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन उसके ऊपर लग रही थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बॉब ऑफ मास 0.1 kg hung from the ceiling of a room by a string 2 meter long
is set into oscillation, the speed of bob is at its mean position is 1 meter per second. What is the trajectory of the bob if the string is cut when bob is at extreme end and mean position? ठीक ठीक है, देखिए बहुत ही आसान है ये तो। हमने एक बॉब को ऐसे सस्पेंड किया, अब बॉब ऑसिलेट कर रहा है, कभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर यहाँ से नीचे आएगा, फिर इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो मतलब कि बॉब की एक ये होगी एक्सट्रीम एंड, दूसरा यहाँ कहीं पे एक्सट्रीम एंड होगा। ठीक है, अच्छा ये जो स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है वो दे रखी है कितनी, 2 मीटर। इस पॉइंट पे जब बॉब एक्सेलरेट कर रहा है, मीन पोजीशन कौन सी होती है, वो पोजीशन जहां पे बॉडी टू एंड फ्रो मूव करती है। जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, इसको हम कह रहे हैं मीन पोजीशन। इसके अराउंड बॉडी टू एंड फ्रो में मूव कर रही है। ठीक है, तो मेन पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितनी है, 1 मीटर, सॉरी स्पीड है, वेलोसिटी नहीं, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। अब उन्होंने पूछा है ट्रेजेक्टरी कि एक्सट्रीम एंड कौन से हैं, एक तो ये वाला एंड है, एक ये वाला एंड है। ठीक है, कहते कि अगर एक्सट्रीम एंड पे स्ट्रिंग को कट कर दिया जाए तो ट्रेजेक्टरी मतलब ये बॉब किस तरफ गिरेगा, और दूसरा है कि अगर उसको मेन पोजीशन पे, मेन पोजीशन ये वाली पोजीशन पे कट कर दिया जाए तो वो कहां पे गिरेगा, है ना। तो अब देखिए जरा, जब बॉब मेन पोजीशन से यहां पर जा रहा था, इस पॉइंट पे एक्सट्रीम एंड पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है ना। फिर नीचे आता है, यहाँ पे मैक्सिमम होती है, फिर ऊपर जाता है, फिर 0 हो जाती है। तो ये वाले एंड पे वेलोसिटी 0 है। अगर इस एंड पे बॉब को कट किया जाए ना तो यहां से वो सीधा नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक है, और अगर इस एंड पे कट किया जाए तब भी वो यहां से सीधा नीचे गिरेगा। लेकिन अगर उसको यहाँ पे कट कर दिया जाए इस पॉइंट पे, मतलब वो ऐसे आ रहा है, यहाँ पे हमने कट कर दिया, तब क्या होगा, तब भी वो वहीं गिर जाएगा, नहीं। तो देखिए जरा, अगर एक्सट्रीम एंड में मैं बात करूं तो एक्सट्रीम एंड पे बॉब इस डायरेक्शन में गिरेगा, लेकिन यहाँ पे बॉब जब इस साइड से, लेट अस सपोज इस साइड से आ रहा है बॉब, तो इस पॉइंट पे कट किया गया तो बॉब का मोशन क्या होगा, प्रोजेक्टाइल की तरह होगा, वो ऐसे कर्व्ड फॉर्म में नीचे जाएगा, क्योंकि उसके पास कुछ वेलोसिटी थी पहले ही, ऊपर से आ रहा था ना ऐसे, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए जरा, एक्सट्रीम एंड पे वो कहां पे गिरेगा, द बॉब विल फॉल डाउनवर्ड ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, दूसरा मेन पोजीशन पे कहां पे गिरेगा, इट विल फॉलो पैराबोलिक पाथ। ठीक है, तो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा बॉब। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट देखिए, a man of mass 70 kg stands on a weighing scale in a lift which is moving upward with a uniform speed। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक्सेलरेशन 0, है ना। चलिए उसके बाद डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड, चलिए देखिए, एक पर्सन है लिफ्ट के अंदर खड़ा है, लिफ्ट के अंदर वेइंग स्केल रखा है और उसके ऊपर खड़ा है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में हमें क्या बताना है कि वेइंग स्केल में रीडिंग क्या होगी। ठीक है, चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब कोई बॉडी ऊपर की तरफ जाती है तो उसका जो फॉर्मूला बन जाता है फोर्स का, वो क्या हो जाता है, G+A, है ना। जब बॉडी नीचे आ रही होती है तब G-A। ये दो फॉर्मूलाज आपको बताए। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट केस में बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रही है तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, 0। तो फिर नेट फोर्स बॉडी के ऊपर कितनी होगी, mg+0, मतलब कि mg। तो m कितना दे रखा है, 70 kg।
एंड जी कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो ये कितना आ जाएगा 700 न्यूटन। ठीक है, 700 न्यूटन। मैं यहाँ पे चलिए फर्स्ट केस में देखिए जरा, तो फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन हमारी 0 है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, एम जी प्लस ए, है ना। तो ए 0 हो गया, हमारे पास बचेगा एम जी। एम है हमारा 70 एंड जी की वैल्यू अगर मैं 10 कंसिडर कर रहा हूँ, आप 9.8 भी कर सकते हो, तो मैं 10 कंसिडर कर रहा हूँ, ये कितना आ जाएगा 700 न्यूटन। ठीक है, 700 न्यूटन। चलिए उसके बाद सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब सेकंड पार्ट पे क्या बोला है उन्होंने कि बॉडी डाउन सॉरी लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है और एक्सेलरेशन कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या लगेगा फिर, F इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। ठीक है, तो m है हमारा 70, g की वैल्यू हमने 10 कंसिडर करी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है 5, तो ये कितना हो जाएगा 355 न्यूटन। ठीक है, आइए नेक्स्ट केस पे देखिए, अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो अपवर्ड मोशन जिसमें एक्सेलरेशन भी है, तो उसमें क्या आ जाएगा m इज इक्वल टू सॉरी F इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए। ठीक है, तो ये बन जाएगा F हमारा था 70 इंटू जी था हमारा 10 प्लस 5, ये हो गया 15। तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 1050 न्यूटन। एक लास्ट केस है, व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल एंड हर्टल डाउन फ्रीली विद द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अब जो लिफ्ट है उसकी केबल टूट गई है ना, और जो लिफ्ट है वो फ्री फॉल कर रही है, तो फ्री फॉल में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अब बॉडी नीचे की तरफ एक्सलरेट करेगी, लिफ्ट मतलब लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सलरेट करेगी, लेकिन वो एक्सलरेशन क्या होगा ग्रेविटी के चलना, मतलब लिफ्ट फ्री फॉल होगी बाय द एक्शन ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में ऐसा क्या हो गया हमारे पास कि जो एक्सलरेशन है वो किसके इक्वल होगी, जी के इक्वल होगी। तो डाउनवर्ड मोशन है, पहले तो डाउनवर्ड मोशन के लिए फोर्स का फॉर्मूला क्या है, जी माइनस ए, है ना। अब ए की जगह पे भी जी आ गया, तो ये था हमारे पास 70, जी 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी 10, तो एफ कितना आ जाएगा 0। इस केस में वेइंग स्केल के ऊपर कोई भी रीडिंग नहीं हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ग्राफ जरूर देखना आना चाहिए। अब क्या दे रखा है, पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, इस तरफ पोजीशन है हमारी और इस तरफ टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में बॉडी 0 टाइम पे बॉडी की पोजीशन क्या थी 0, है ना, और जैसे जैसे यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉडी की पोजीशन बढ़ रही है। आफ्टर 4 सेकेंड बॉडी की पोजीशन फिर से कांस्टेंट होगी, चेंज नहीं हो रही, है ना। चलिए तो हमें क्या निकालना है, फोर्स ऑन पार्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए पार्ट के लिए फोर्स निकालनी है फॉर टी लेस देन 0। टी लेस देन 0 का मतलब 0 से कम जब टाइम टी हो, है ना, तो 0 से कम इस डायरेक्शन में कहीं पे टाइम आएगा और तब भी बॉडी की पोजीशन क्या है हमारे पास 0। ठीक है, तो फिर इस टाइम के लिए बॉडी हमारी क्या है रेस्ट पे है, तो अगर बॉडी रेस्ट पे है
तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो। अगर रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, है ना, तो एक्सेलरेशन भी जीरो, फाइनल वेलोसिटी ऐसे समझ लो वो भी जीरो। ठीक है, तो यहां से फोर्स निकाल लेंगे, वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन इज जीरो, सो फोर्स भी हमारी क्या आ जाएगी, जीरो। ठीक है, तो ये हो गया फॉर टी लेस देन जीरो। नेक्स्ट केस देखिए, फॉर टी ग्रेटर देन 4 सेकेंड। ओके, जब टी ज्यादा है 4 सेकेंड से, आ जाइए जरा यहाँ पे, 4 सेकेंड यहाँ पे है ना, तो उस 4 सेकेंड से ज्यादा, तो मतलब ये वाली लाइन की बात कर रहे हैं वो। तो अब ये वाली लाइन पे क्या इंडिकेट कर रही है, पोजीशन हमारी क्या है, 3 मीटर पे ही रुकी हुई है, तो बॉडी फिर से रेस्ट पे है। तो अगर बॉडी अगेन रेस्ट पे है तो फिर फोर्स क्या होएगी, अगेन फोर्स विल बी जीरो। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट, 0 से 4 सेकेंड के बीच में। अब देखिए यहाँ पे 0 से 4 सेकेंड, यहाँ जीरो है, यहाँ 4 सेकेंड है, तो इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, तो स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, यूनिफॉर्म मोशन को, है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, है ना, तो वहां पे एक्सेलरेशन क्या होगी हमारी, जीरो हो जाएगी। फॉर 0 to t 4 सेकेंड, तो इसके लिए भी हमारी जो फोर्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो, एज एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन में चेंज नहीं होता कुछ भी यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमारा हो चुका है। अब आ जाइए दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट पे हमें क्या निकालना है, इम्पल्स निकालना है। ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूं, हमें निकालना है इम्पल्स। तो इम्पल्स किसके इक्वल होता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, mv माइनस mu के। ठीक है, ओके। अब जरा देखिए, पहले उन्होंने बात करी किस टाइम की, एट t इज इक्वल टू जीरो। जब t इज इक्वल टू जीरो है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, तब फॉर t इक्वल्स टू जीरो, चलिए t इज इक्वल टू जीरो के लिए बॉडी स्टार्टिंग में कहाँ है, रेस्ट पे है ना, तो मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। ठीक है, उसके बाद बॉडी यहां से मूव करके यहां पे पहुंच गई, है ना। इस पॉइंट पे अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए जरा, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है ना, तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं हम। पोजीशन कितनी है, या आप टेन थीटा के साथ निकाल सकते हो, है ना। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी करी है बॉडी ने, 3 सेकेंड, सॉरी 3 मीटर डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो t इज इक्वल टू जीरो के लिए u हमारा जीरो है, v कितना है, 3/4 है। ठीक है, ओके। तो चलिए मोमेंटम निकाल लेते हैं। बॉडी का मास कितना था, बॉडी का मास था 4 kg। ठीक है, तो देखिए जरा, तो फिर इम्पल्स जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, mv माइनस u, है ना। m की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, v फाइनल वेलोसिटी कितनी आई हमारे पास, 3/4, और इनिशियल कितनी थी, जीरो। कट कर दो, तो इम्पल्स यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी इम्पल्स, 3 आ जाएगी। ओके, यूनिट क्या होंगे, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये था t इज इक्वल टू जीरो के लिए। अब हम फाइंड करेंगे फॉर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के ऊपर। अब देखिए जरा, t इज इक्वल टू जब 4 सेकेंड है
है ना। अब 4 सेकेंड है, ध्यान देखना है अब जरा। अब इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की कितनी होगी, 3/4, है ना। तो u विल बी 3/4 एंड फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी बताओ जरा, ग्राफ की तरफ देखिए। फाइनल वेलोसिटी होगी 0, क्योंकि देखिए 4 सेकंड पे हम कंसिडर कर रहे हैं, इस पॉइंट पे बॉडी की कुछ वेलोसिटी है, लेकिन 4 के बाद बॉडी रेस्ट पे आ चुकी है ना। तो अगर रेस्ट पे आ चुकी है तो फिर v कितना होगा हमारा, 0। ठीक है, तो यही फॉर्मूला अगेन इम्पल्स का। ठीक है, क्या आ जाएगा, 4 मतलब मास इनटू v हमारा आ गया 0 माइनस 3/4। ठीक है, 0 तो कट जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा उसका, 4 से 4 कट कर दो, तो इम्पल्स कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, वो आ जाएगा 3 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा इम्पल्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। ओके, अब जरा देखिए क्या दे रखा है हमें, टू बॉडीज ऑफ मास 10 kg and 20 kg respectively kept on a smooth horizontal surface are tied to the ends of light string. A horizontal force of 600 Newton is applied to A और उसके बाद B पे अप्लाई करी है along the direction of string. What is the tension in the string? तो हमें टेंशन निकालनी है स्ट्रिंग में दो केसेस के। अब जरा ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पे दो ब्लॉक हैं, एक है 10 kg का और दूसरा 20 kg का। ठीक है, पहले क्या किया, ये जो 10 kg वाला ब्लॉक है इसके ऊपर फोर्स लगाई कितनी, 600 न्यूटन की। ठीक है, 600 न्यूटन की। अच्छा, अब ये दोनों जो मासेस हैं इनके बीच में क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो जैसे हम फोर्स अप्लाई करेंगे, टेंशन इज जनरेटेड बिटवीन दीज टू मासेस। ठीक है, इसी तरह से यही सेम टू सेम केस है। अब हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो 600 न्यूटन वाले पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, टेंशन निकालनी। ठीक है, एक ये वाली टेंशन और एक टेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास दो बॉडीज दे रखी हैं, बिकॉज टेंशन इज ए काइंड ऑफ फोर्स, तो बेसिकली हमें फोर्स निकालनी है। तो अगर फोर्स निकालनी है तो मास तो हमारे पास है ही, है ना। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है F इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। अब जो फोर्स है वो कितना है हमारे पास, 600, मास दोनों का कंसिडर करेंगे फिलहाल के लिए, तो वो कितना आ जाएगा 30, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, एक्सेलरेशन आ। ठीक है, अच्छा अब फर्स्ट केस की बात करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। देखो जब हम 10 kg वाले वेट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो 10 kg वाला जो वेट है या मास है वो डायरेक्टली उसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो उसको कोई एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत नहीं है। जरूरत किसको है, 20 kg वाले को, बिकॉज 20 kg वाला जो मास है इट इज कनेक्टेड विद 10। ये 10 वाले पे डिपेंड कर रहा है कि 10 को जब खींचेंगे तब मेरी टर्न आएगी विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग, है ना। तो टेंशन किसकी वजह से जनरेट होगी यहाँ पे, 20 kg वाले ब्लॉक की वजह से। ठीक है, तो देखिए जरा, तो टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, m1, या कोई भी मास लेना है हमने, है ना, m ले लो, कैपिटल M स्मॉल m कुछ भी कंसिडर कर लो, इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का यही फॉर्मूला आता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। ओके, अब एक्सेलरेशन हमने निकाल रखी है विच इज 20। मास, मास कौन सा कंसिडर करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि जिसकी वजह से यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगी, तो वो कौन सा वेट है, 20। ठीक है, तो फर्स्ट केस में जो हमारी टेंशन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 20 इंटू 20 विच इज
400 न्यूटन। ठीक है, बहुत ही सिंपल। दूसरे केस में आ जाइए यहां पे। अब दूसरे केस में देखिए हम क्या कर रहे हैं, बी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब बी तो उस फोर्स के एक्शन के साथ मूव करेगा, लेकिन जो ए वाला है 10 kg वाला, वो स्ट्रिंग पे डिपेंड करेगा। तो स्ट्रिंग पे क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगी, है ना। तो वही हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, T इज इक्वल टू m2 और साथ में एक्सेलरेशन। अब ये m2 कौन सा होगा, जिसकी वजह से टेंशन क्रिएट हो रही है, जिसको खींचने की वजह से टेंशन क्रिएट हो रही है, तो वो होगा हमारा 10 kg। ठीक है, तो यहाँ से टेंशन हमारी कितनी आ जाएगी, मास हमारा है 10 और एक्सेलरेशन है 20, तो ये बन गया हमारे पास 200 न्यूटन। ठीक है, होपफुली आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट है, टू मासेस 8 kg एंड 12 kg आर कनेक्टेड टू टू एंड्स ऑफ ए लाइट स्ट्रिंग दैट गोज ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक पुली दे रखी है, पुली के साथ हमने दो मासेस अटैच किए हैं, वन इज 8 kg एंड सेकेंड इज 12 kg। ठीक है, क्योंकि 12 kg ज्यादा है तो ये वाला जो स्ट्रिंग है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, और ये साइड ऊपर की तरफ। अब देखिए जरा, हमें निकालना क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस, और दूसरा हमें निकालना है टेंशन। ठीक है, तो पुली प्रॉब्लम में हमने इन दोनों केसेस को सॉल्व किया हुआ है ना। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला हमने निकाला था वहां पे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारे पास। तो सिंपली वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे। तो मास, बड़े वाला मास कौन सा है, 12, तो 12 माइनस 8 इंटू जी, जी की वैल्यू 10 ही कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 12 प्लस 8, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर कैलकुलेट करो तो 4 इंटू 10 40 डिवाइडेड बाय 20, कट कर दो तो कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा ये जो 12 kg वाला मास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हमें, हमें फाइंड करना है टेंशन। तो टेंशन के लिए क्या मास होता है, सॉरी, टेंशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2 कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय एम प्लस एम इंटू जी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है उसके लिए। ठीक है, चलिए तो बस वैल्यूज पुट करनी है हमें। 2 कैपिटल एम कितना था हमारे पास 12, स्मॉल एम कितना है 8, जी की वैल्यू 10 कंसिडर करिए हमने, नीचे कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो 0 से 0 कट करो, 2 से 2 कट कर दो। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 96। ठीक है, तो 96 न्यूटन की यहाँ पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, मतलब टेंशन लगेगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन। A nucleus is at rest in a laboratory frame of reference. Show that if it is disintegrate into two smaller nuclei, product must move in opposite direction. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली सा एक कंसेप्ट है। ठीक है, समझ लीजिए उसको। देखिए हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियस है। ठीक है, रेस्ट पे है अभी। अगर वो डिसइंटीग्रेट होता है, ठीक है, अगर ये डिसइंटीग्रेट चलो हो गया, दो पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट हो गया,
ठीक है, अब ये बताना है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये बताना है। ठीक है, तो इसके लिए छोटा सा कंसेप्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि जितना बॉडी का मोमेंटम पहले था बाद में भी उतना ही होना चाहिए, या कोई भी सिचुएशन हो बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं होना चाहिए, दैट विल बी कांस्टेंट, है ना। तो उस हिसाब से इस जो न्यूक्लियस का मोमेंटम था वो और इन दोनों का जो मोमेंटम है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, चलिए, तो एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूं, इसका मास मैं कैपिटल एम कंसिडर कर लेता हूं और ये वाले का सेम पार्ट्स में हुए टू स्मॉलर, चलिए इसका मैं m1 कंसिडर कर लेता हूं और ये m2। ठीक है, अब देखिए जरा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो क्या होना चाहिए, इनिशियल मोमेंटम वो किसके इक्वल होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम के, है ना। चलिए, इनिशियल मोमेंटम देखिए जरा, ये किस पे था, ये था रेस्ट पे, मास ये है, वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, ऐसे होगा ना, कैपिटल एम इंटू यू इक्वल्स टू होगा इन दोनों का जो होगा, इसकी वेलोसिटी v1 कंसिडर कर लेते हैं, इसकी वेलोसिटी v2 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, स्टार्टिंग में ये रेस्ट पे था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, तो ये पूरा जीरो बन गया, ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, अब इसको मॉडिफाई करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि m1 v1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ m2 v2, है ना। अच्छा, मास की कोई डायरेक्शन होती नहीं है, लेकिन वहां पे जो नेगेटिव साइन आया वो तो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो v1 है यहाँ पे और ये जो v2 है वो क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दैट्स वाई यहाँ पे नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हुआ। तो यही तो हमें प्रूव करना था, कि हमें बताना था कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, आप इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हो तो ऐसा भी लिख सकते हो, v1 इज इक्वल टू m2 v2 डिवाइडेड बाय m1। ठीक है, यहाँ पे भी वही कंसेप्ट यूज करना है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ओके, अब देखिए जरा, टू बिलियर्ड्स बॉल each of mass 0.05 kg moving in opposite direction with speed 6 meter per second collide and rebound with same speed. What is the impulse imparted to each due to the other? अब देखिए, हमारे पास दो बिलियर्ड्स बॉल वो जो पूल टेबल वाली बॉल्स होती हैं वो बॉल्स हैं। ठीक है, तो वो मूव कर रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक बॉल इस डायरेक्शन से आ रही है ऐसे और दूसरी बॉल इस डायरेक्शन से आ रही है। ठीक है, बॉल का मास दे रखा है, ठीक है, और स्पीड भी दे रखी है ना। स्पीड कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी 6 मीटर पर सेकेंड, मास दे रखा है 0.05, यहाँ पे भी 0.05। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, दोनों कोलाइड करी, यहाँ पे इस पॉइंट पे कोलाइड करी, कोलाइड करने के बाद ये वाली बॉल इस डायरेक्शन में जाने लगी और ये वाली बॉल इस डायरेक्शन में जाने लगी, तो मतलब जिस डायरेक्शन में वो जा रही थी टकराने के बाद एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करने लगी। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगी। ठीक है, ओके, तो हमें निकालना है मोमेंटम। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली बॉल का मोमेंटम निकालते हैं, उसको P1 के साथ डिनोट कर देते हैं, तो मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना है 0.05,
है ना। हमें बेसिकली निकालना क्या है, इम्पल्स इम्पार्टेंट निकालना है, जिसके लिए पहले मोमेंटम निकालें। ठीक है, ओके। तो ये आ गया हमारे पास मास इनटू स्पीड कितनी है हमारे पास 6, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आए तो आप पहले पॉइंट्स को हटा लो, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना आ गया 30 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कट करो तो ये आ गया हमारे पास 0.3। ठीक है, ये मोमेंटम आ गया केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। दूसरी बॉल की बात करते हैं। दूसरी बॉल का भी मोमेंटम यही आएगा, सेम टू सेम, क्योंकि मास सेम है, वेलोसिटी डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या है देखिए जरा, स्टार्टिंग में वो इस डायरेक्शन में जा रहे थे, बाद में इस डायरेक्शन में आए, तो डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, इम्पल्स। और इम्पल्स क्या होती है, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, एम वी माइनस एम यू, क्या सिंपली हम लिख सकते हैं, वैसे कैलकुलेट कर ही लिया हमने। ठीक है, कि P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, बस वैल्यूज पुट करो। P2 की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ 0.3, P1 की वैल्यू 0.3। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 0.6 kg मीटर पर सेकेंड, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इम्पल्स इम्पार्टेड। ठीक है, तो इतना इम्पल्स इम्पार्ट होगा ड्यूरिंग दिस कोलिजन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, ए शेल ऑफ मास 0.020 kg is fired by a gun of mass 100 kg. If the muzzle speed of the shell is 80, what is the recoil speed of gun? ठीक है, देखिए जरा, अब रिकॉयल स्पीड होती क्या है, लेट अस सपोज कि हमारे पास एक गन है, उसके अंदर बुलेट है, तो जैसे ही हमने फायर किया तो बुलेट यहाँ से निकल जाएगी, और ये जो गन है ये पीछे की तरफ बैकवर्ड की डायरेक्शन में मूव करेगी, तो उसी को कहते हैं हम रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक है, तो वो हमें निकालनी। तो क्या क्या दे रखे है, सबसे पहले मैं गन के मास को कैपिटल एम के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जो बुलेट का मास है उसको स्मॉल एम से कर दूंगा। ठीक है, तो कैपिटल एम दे रखा है हमारे पास 100 kg। ठीक है, स्मॉल एम दे रखा है कितना, 0.020। मूजल स्पीड है ना, मतलब मूजल स्पीड मतलब कि जो बुलेट फायर हुई उसकी स्पीड। ठीक है, तो बुलेट की स्पीड को मैं मान लेता हूं v। ठीक है, वो कितनी है, 80 मीटर पर सेकेंड। और जो गन की रिकॉइल वेलोसिटी है उसको मैं मान लेता हूं कैपिटल वी। ठीक है, इतनी बात, यही हमें पता करनी। अब देखिए, कंसेप्ट फिर से वही है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ये बेस है ना। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जितना मोमेंटम पहले था उतना ही बाद में रहना चाहिए, है ना। अच्छा, जो बुलेट है स्टार्टिंग में वो रेस्ट पे थी, है ना, तो गन प्लस बुलेट वो स्टार्टिंग में क्या थी, रेस्ट पे थी दोनों। ठीक है, बाद में जब फायर किया तब चेंज हुआ मोमेंटम उनका, है ना। तो देखिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मोमेंटम ऑफ गन प्लस बुलेट स्टार्टिंग में। ठीक है, बिफोर फायरिंग है ये। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, मोमेंटम ऑफ बुलेट
अब बुलेट अलग हो गई है ना, उसका मास अलग है, वेलोसिटी अलग है, और जो गन है वो पीछे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, प्लस मोमेंटम ऑफ गन, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब देखिए जरा, तो बिफोर फायरिंग गन एंड बुलेट दोनों रेस्ट पे थी, है ना, तो मतलब कि इनका जो मोमेंटम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, जीरो। दोनों का मास ऐड करो, वेलोसिटी जीरो है, तो मल्टीप्लाई करके जीरो आ गया। दूसरी तरफ आ जाइए, बुलेट का मोमेंटम, अब बुलेट का मास कितना है, 0.02 इंटू कितना, 80, प्लस मोमेंटम ऑफ गन, गन का मोमेंटम क्या होगा, mv, विच इज 100 इंटू v, ये v ही हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको सब्जेक्ट बनाइए, ये वाली टर्म को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो अगर इसको यहाँ पे लेकर आए तो ये बन जाएगा 0.020 इंटू 80, ये माइनस का होगा, इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, ये होगा। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके सॉल्व कर देते हैं। आप 20 को ऐसे लिख लो, ठीक है, 20 डिवाइड बाय 1000, ठीक है, इंटू 100, और ऊपर हमारा कितना था, 80 था, ठीक है। कैलकुलेशंस आसान बनाने के लिए ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक माइनस का साइन भी था। अब कट कर दो, जो भी कट हो रहा है, दो जीरोस कट हो गई। अच्छा, अब इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 8 2 16। अब नीचे कितनी जीरोस हैं, तो ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी, जो रिकॉइल वेलोसिटी होगी गन की, वो कितनी हो जाएगी, 0.016 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। होपफुली आपको ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए बैट्समैन डिफ्लेक्ट ए बॉल बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री without changing its initial speed, which is equal to 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। व्हाट इज द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, बॉल का मास दे रखा है। देखिए, बैट्समैन की तरफ एक बॉल आ रही थी, ठीक है, विथ सम स्पीड, इनिशियल स्पीड के साथ, विच इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। बैट्समैन ने क्या किया, जैसे ही बॉल आ रही थी उसको क्या किया, 45 डिग्री के एंगल के साथ हिट कर दिया। मतलब अगर ऐसे बॉल आई ऊपर से तो यहां से जाएगी, मतलब 45 डिग्री के एंगल बना लिया, कुछ इस तरह से। देखिए, ऐसे बॉल आई यहाँ पे, यहाँ बैट है, हिट करके कितना एंगल बना दिया, 45 डिग्री, ठीक है, ओके। अब कैसे हमें फाइंड करना है, देखो वेक्टर्स की हेल्प ले लेते हैं आसान करने के लिए। ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, कुछ वेलोसिटी, अगर इसको रिजॉल्व कर लें, मतलब ये सिचुएशन है हमारे पास, ऊपर से कुछ वेलोसिटी आ रही है हमारे पास, और ये बॉल इस तरह से मूव करी, है ना, ओके। तो इसने कुछ एंगल भी बनाया, कितने एंगल बनाया, 22.5, और यहाँ पे भी कितना एंगल बना, 22.5, क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना आएगा, 45, तभी तो बनेगा। अगर इस v को रिजॉल्व कर ले हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, तो ये क्या आ जाएगा, v cos थीटा, थीटा कितना है, 22.5, ओके। अब जो बॉल है, हमें हमें निकालना है क्या, देखिए हमें इम्पल्स निकालना है। तो इम्पल्स का मतलब
मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम का चेंज, है ना। तो देखिए वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही बॉडी की, और उसका जो मास है वो भी चेंज नहीं हो रहा, सारा कुछ लिखा है ये सारी चीजें, मास भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है ना। तो फिर जो मोमेंटम यहाँ पे आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एम वी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसी तरह से ये जो नीचे की तरफ बॉल गई इसको भी हम रिजॉल्व कर लेंगे, वो भी क्या बनेगा, एम वी कॉस 22.5। अब ये दोनों एम वी कॉस 22.5 एक ही डायरेक्शन की तरफ एक्ट कर रहे हैं, है ना। तो फिर इनको कैसे ऐड कर सकते हैं, देखो जरा, इम्पल्स, इम्पल्स किसके इक्वल होती है, P2 माइनस P1, है ना। ओके, अब ये देखो एक इस डायरेक्शन में आ रही थी, एक इस डायरेक्शन में आ रही थी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो फाइनल वाली है वो क्या थी, एम वी कॉस 22.5, और दूसरी माइनस कितना आ जाएगा, एम वी कॉस 22.5। अब इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा, 2 MV कॉस 22.5, है ना। अब क्या करना है, सिंपली वैल्यू पुट करनी है 2 की, मास कितना है 0.15, वेलोसिटी है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट कैसे करेंगे, 54 किलोमीटर है तो 5/18 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आ गया कितना, 15 मीटर पर सेकेंड इंटू 15। अब cos 22.5 इसकी वैल्यू होती है 0.9239, ठीक है। तो इन सभी चीजों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इम्पल्स इम्पार्टेड, विच इज कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, ये आ जाएगा 4.16 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, इस तरह से बॉल आई, कुछ वेलोसिटी थी, मास भी था, स्ट्राइक करने के बाद 45 डिग्री के एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो गई, हमने इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया कि ये जो बॉल का मोमेंटम है ऐसे, वो यहाँ की बजाय यहाँ कंसिडर करेंगे, वो क्या बनेगा, एम वी कॉस 22.5, और इसी तरह से जो नीचे की डायरेक्शन में थी उसको भी रिजॉल्व कर लिया यहाँ पे, वो भी सेम आया, सेम आने के बाद दोनों का इम्पल्स इम्पार्टेड का फॉर्मूला लगाया और दोनों ऐड हो गए, ऐड होने के बाद ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। A stone of mass 0.25 kg tied to the end of a string which is whirled around a circle of radius 1.5 meter with a speed of 40 revolution per minute। तो हमारे पास क्या है, एक स्टोन है जिसका कुछ मास दे रखा है 0.25 kg, उसका रेडियस भी है दे रखा है 1.5 मीटर, ठीक है। तो इस रेडियस में उसको सर्कुलर पाथ में घुमाया जा रहा है, किसको, स्टोन को, ठीक है। ओके, स्पीड क्या है उसकी, 40 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब ये जो स्पीड दे रखी है ये दे रखी है रेवोल्यूशन पर मिनट में, ठीक है। अब इसको पहले मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए जरा, 40 को एज इट इज लिखूं, एक रेवोल्यूशन अगर यहां से स्टोन ने घूमना स्टार्ट किया तो दोबारा यहाँ पे आने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो करेगा 2πr, ठीक है। एक रेवोल्यूशन हो गया, डिवाइडेड बाय मिनट, इसको मिनट को अगर कन्वर्ट करना हो, है ना, तो एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स, ठीक है। चलिए तो इसको कट कर दो थोड़ा सा, 2 2 जा 2 3 जा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 4/3πr, ठीक है, 4/3πr। आर की वैल्यू भी हमारे पास है 1.5 मीटर, वो भी पुट कर देते हैं, चलिए।
आर की वैल्यू है 1.5, ठीक है। तो ये 1.5 इसके साथ कट हो जाएगा, ठीक है। 2 आ गया, 2 को दोबारा से कट कर दो, तो ये कितना आ गया कुल मिला के 2 पाई मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बस क्वेश्चन हमारा आसान हो गया। निकालना क्या है सबसे पहले, व्हाट इज टेंशन इन दी स्ट्रिंग। अब जिस स्ट्रिंग के साथ वो घूम रही है उस स्ट्रिंग में कितना टेंशन जनरेट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर ये टेंशन जनरेट हो रहा है सर्कुलर मोशन में स्ट्रिंग के ऊपर, ये किसकी वजह से हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, क्योंकि वही सेंटर की तरफ एक्ट करती है ना जब बॉडी घूमती है सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² अपॉन आर, ठीक है। हमें टेंशन निकालना है तो चलिए निकाल लेते हैं। मास की वैल्यू कितनी है 0.25, वेलोसिटी कितनी है 2 पाई, तो ये बन गया 4 पाई स्क्वायर, और आर कितना है हमारा, आर दे रखा है 1.5 मीटर, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 25/100 इंटू 15, ऊपर आ जाएगा 10, साथ में आ जाएगा 4, 3.14 इंटू 3.14, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका टेंशन निकल आएगा, ठीक है, कि कितना टेंशन जनरेट हो रहा है इस सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा 6.6 न्यूटन, 6.6 न्यूटन, ठीक है। ओके, अब जरा देखिए उन्होंने कुछ और भी पूछा है। उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विद विच स्टोन कैन बी, अच्छा कहते हैं कि चलो ये तो आपने निकाल ली कि टेंशन कितनी लग रही है, 6.6 न्यूटन की टेंशन लग रही है स्टोन को घुमाने में, है ना। अच्छा कहते हैं कितना मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ इसको घुमा सकते हैं सो दैट कि स्ट्रिंग ना टूटे, और जो स्ट्रिंग है वो कितनी टेंशन झेल सकता है, 200 न्यूटन की झेल सकता है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, यही फॉर्मूला अगेन हम लगा देंगे। देखिए जरा यहाँ पे कर देता हूं मैं सेकेंड पार्ट इसका। ओके, अब देखिए जरा मैक्सिमम टेंशन दे रखी है हमारे पास, फॉर्मूला वही लगेगा mv² अपॉन आर। अब हमें v² निकालना है, तो v² किसके इक्वल होगा, टी मैक्स इंटू आर डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। तो v² टी मैक्स की वैल्यू कितनी है 200, आर कितना है 1.5, मास कितना है 0.25, ठीक है। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास जो v की वैल्यू आएगी विच इज अप्रोक्सीमेटली 34.6 मीटर पर सेकेंड। तो इस वेलोसिटी के साथ हम स्टोन को घुमा सकते हैं अगर वो 200 न्यूटन की टेंशन झेल लेता है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ इन एक्सरसाइज 4.21, इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो पिछले वाला क्वेश्चन था, द स्पीड ऑफ स्टोन इज इंक्रीज बियॉन्ड द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू, हमने कितना निकाला था 34.6, कहते हैं अगर उससे ज्यादा स्पीड के साथ स्टोन को मूव किया जाए तो ऑब्वियसली जो धागा है या स्ट्रिंग है वो टूट जाएगा, ठीक है, वो टूट जाएगा। अगर वो धागा टूटता है तो टूटने के बाद जो स्टोन है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या वो भी सर्कुलर घूमता रहेगा, है ना, या किसी और डायरेक्शन में जाएगा, वो पूछा उन्होंने, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या दे रखी है, द स्टोन विल मूव रेडियली आउटवर्ड, आउटवर्ड मूव करेगा, है ना। आउटवर्ड अब किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हमें नहीं समझ आ रहा। दूसरा,
द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ स्ट्रिंग ब्रेक। अगर स्ट्रिंग यहां पे टूटा, ऐसे था ना स्ट्रिंग, यहां पे टूटा, तो इस इंस्टेंट पे जो स्टोन है वो क्या करेगा, टेंजेंशियली जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही जाना चाहिए, जिस पॉइंट पे टूटे वहां पे टेंजेंशियली मूव करता है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे टूट जाता तो ऐसे जाना था नीचे की तरफ, अगर यहाँ पे टूट जाता स्ट्रिंग तो ऐसे जाना था स्टोन। तो स्टोन ने हमेशा टेंजेंशियली मूव करना है। ठीक है, तो इसका ये जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाई ए हॉर्स कैनॉट पुल ए कार्ट एंड रन इन एम्प्टी स्पेस। देखिए एक हॉर्स है, हॉर्स ने अपने पीछे कार्ट बंधी हुई है हॉर्स के साथ। अब हॉर्स जब मूव करने की कोशिश करेगा, है ना, तो वो क्या करता है, ग्राउंड को पुश करता है अपने पैरों के साथ, और ग्राउंड क्या करती है, उसको रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करती है। हॉर्स पैरों के साथ एक्शन कर रहा है और ग्राउंड उसको रिएक्शन प्रोवाइड कर रही है। अब उन्होंने पूछा है कि एम्प्टी स्पेस, अगर ऐसा हो ही ना, एम्प्टी स्पेस हवा में ऐसे थोड़ी जा सकता है वो। एम्प्टी स्पेस का मतलब क्या है कि वहां पे अर्थ नहीं है, नीचे वाला फ्लोर नहीं है, तो वो कैसे मूव करेगा, वो मूव कर ही नहीं सकता। गॉस वो जो एक्शन करेगा उसके पीछे रिएक्शन हो तभी वो मूव करेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सर, एक बार चेक कर लेना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन व्हाई पैसेंजर्स आर थ्रोन फॉरवर्ड फ्रॉम देयर सीट व्हेन स्पीडिंग बस सडनली स्टॉप्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने काफी बार डिस्कस किया है कि अगर एक बस जा रही है ना, स्पीड के साथ, और वो सडनली रुक जाती है, तो सारे के सारे पैसेंजर्स आगे की तरफ गिर जाते हैं। क्यों, तो उसका रीजन क्या है, यहाँ पे जब बस मूव कर रही है, हमारी जो लोअर बॉडी है इट इज इन कांटेक्ट विद बस, तो वो भी साथ साथ मूव कर रही है, और जो अपर बॉडी है वो भी फिलहाल बस के साथ साथ मूव कर रही है। जैसे ही सडनली बस ने ब्रेक सप्लाई किए, बस रुक गई, हमारी लोअर बॉडी इन कांटेक्ट बस थी, वो भी रुक जाएगी, लेकिन हमारी जो अपर बॉडी है ये अभी भी आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया में क्या पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है, मोशन में रहेगी, अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, तो अपर बॉडी मोशन में रहने की कोशिश करेगी, जिससे क्या होगा, बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, यहाँ पे लिखा हुआ है सारा कुछ। अच्छा, एक और सिचुएशन, अगर उसी बस में मैं अपनी अपर बॉडी को भी ऐसे सपोर्ट दे के, मतलब बस की फ्रंट वाली सीट को पकड़ लूं, तो तब भी मैं आगे की तरफ गिरूंगा, नहीं गिरूंगा। क्यों नहीं गिरूंगा, क्योंकि अब मेरी अपर बॉडी भी इन कांटेक्ट विद बस है। अगर बस रुकेगी तो मेरी अपर बॉडी भी रुक जाएगी, अगर बस मूव करेगी मेरी अपर बॉडी भी साथ साथ मूव करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। ओके, एक्सप्लेन व्हाई इट इज इजियर टू पुल ए लॉन रोलर, यहाँ पे मिस प्रिंट है, लॉन रोलर या मूवर लिखा है, ठीक है, ओके फाइन, लॉन मूवर। ठीक है, व्हाई इट इज इजियर टू पुल ए लॉन मूवर देन पुश। ठीक है, कि एक लॉन में जो मूवर होता है या रोलर होता है उसको पुल करना आसान होता है रेदर देन पुशिंग इट, ये पूछा गया है। तो देखिए जरा, लेट अस सपोज कि यहाँ पे एक रोलर है, यहाँ पे एक रोलर है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गए, हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इन ऑर्डर टू पुल दैट। ठीक है, अब ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना एक्स एक्सिस की तरफ है
ना वाई एक्सिस की तरफ है। तो हम क्या करेंगे, इस फोर्स को रिजॉल्व कर लेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, है ना। अब ऊपर की तरफ कुछ फोर्स लगेगी, वो क्या लगेगी, अगर ये एंगल थीटा हो तो इस साइड पे आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और ऊपर की साइड एफ साइन थीटा। और नीचे की तरफ क्या एक्ट कर रही है, एक उसका वेट एक्ट कर रहा है। अब जो लॉन मूवर है, ना तो ऊपर की तरफ जाएगा ना नीचे की तरफ जाएगा, इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, बैलेंस। ठीक है, तो जो नेट फोर्स हमारे पास बचती है वो कौन सी है, एफ कॉस थीटा, जिसकी वजह से लॉन मूवर इस डायरेक्शन में मूव करे। ठीक है, ओके। अब आते हैं पुश वाले केस पे। अब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहां से ऐसे पुश कर रहे हैं ना, ठीक है। अब ये वाली फोर्स नीचे की तरफ डायरेक्टेड हो रही है, इस तरह से डायरेक्ट हो रही है। अब इसको भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया थीटा, इस तरफ आ जाएगा हमारा एफ कॉस थीटा, और नीचे की तरफ एफ साइन थीटा। जो हमने फोर्स अप्लाई करी इस डायरेक्शन में, वो स्प्लिट होगी कहां पे, ग्राउंड की तरफ और इस डायरेक्शन में। तो ग्राउंड की तरफ पहले भी इस रोलर का वेट था विच इज mg। तो ग्राउंड की तरफ दो फोर्सेस होगी, एक तो वेट वाली फोर्स mg और दूसरा f साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पे फोर्सेस ज्यादा होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसी वजह से जो रोलर है वो हमें भारी लगता है पुश करने में। ठीक है, एक बार इसको रीड आउट कर लेना, डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है, दोनों देख लेना। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन व्हाई ए क्रिकेटर मूव हिज हैंड बैकवर्ड व्हाइल होल्डिंग ए कैच। देखिए, होता क्या है, क्रिकेटर जब भी कैच पकड़ता है तो वो अपना हाथ ऐसे पीछे की तरफ ले आता है, ऐसे ऐसे पकड़ता है, कभी भी ऐसे नहीं पकड़ता वो अपने कैच को, है ना। पकड़ के ऐसे पीछे की तरफ हाथ लेके आता है, ऐसा क्यों। अब देखिए, न्यूटन के सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था कि जो एफ है वो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल, है ना, मतलब dp अपॉन dt। और इस dp अपॉन dt को हम ऐसा भी लिखते थे, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। ठीक है, और जो p होता है वो किसके इक्वल होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अगर ना भी लिखो यहां से भी समझ आ जाएगा। देखो, जब बॉल ऊपर की तरफ है तब बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो वो फोर्स भी ज्यादा जनरेट करेगी, है ना। अच्छा, तो हम क्या चाहते हैं कि बॉडी की वेलोसिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए और जो फोर्स है वो भी कम लगे हमारे हाथों पे, ताकि चोट ना लगे। तो फिर क्रिकेटर क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है ना, उसको नीचे की तरफ ऐसे आने देता है। ऐसा करने से क्या हो रहा है, बॉडी की वेलोसिटी तो कम हो रही है, साथ साथ टाइम इंक्रीज हो रहा है। टाइम इंक्रीज कैसे, यहाँ पे 3 सेकंड बाद बॉल ऊपर आ गई हवा में, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पे बॉल पकड़ ली, टाइम इंक्रीज कर दिया हवा में जितना टाइम था। तो देखिए जरा इसी फॉर्मूला से, F इज इक्वल टू डी अपॉन dt। तो अगर टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा तो फोर्स क्या होगी, कम होगी। तो टाइम इंक्रीज कर रहा है, फोर्स हाथ पे क्या लगेगी, कम कम लगेगी। दैट्स वाई वो अपना हाथ ऐसे पीछे की तरफ होल्ड कर लेता है। ठीक है, ये सारा यहाँ पे दे रखा है, एक बार रीड कर लेना इसको। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये जो हमने न्यूमेरिकल शुरू किए थे बैक एक्सरसाइज के, वो यहाँ पे खत्म होते हैं। ठीक है, आप एक बार अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके देखिए। ठीक है, कोई भी डाउट लगे आपको, आप प्लीज मुझे बताइए। ठीक है, थैंक यू।